उसकी तो आई है। ठीक है, आई हैव रिसीव्ड सम शीट्स। मैंने आपको 31 शीट भेजी थी, कुछ 31 के सॉल्यूशंस मेरे पास आज सुबह भी आए, मैं उनका आंसर सबको भेज नहीं पाया, तो बट फिर भी वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगा सॉल्यूशन। लेकिन उसमें आपको कोई डाउट लग रहा हो, कुछ चीज पूछनी हो रही हो, तो आप पूछ सकते हैं पहले। सर वेस्टिंग एसेट्स क्या है? वेस्टिंग एसेट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। वो धीरे धीरे यूज होते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आप उनको दोबारा बना नहीं सकते, आप उनको दोबारा नहीं बना सकते। दोज आर वेस्टिंग एसेट्स, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेस्टिंग वाला। प्राकृतिक संसाधन जो हमारे धीरे धीरे उपयोग आते आते वो खत्म हो जाते हैं। हाँ जी। सर हाँ, बुक में एक ऑब्जेक्टिव था कि कौन सी पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा जा सकता है, तो कौन सी कौन पद्धति सी है ये? पद्धति में खातों को 5 भागों में बांटा जाता है? देखिए, ओके, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जनरल एंट्रीज के जो शुरू वाला है उस टॉपिक से रिलेटेड है। हमारे पास 2 पद्धतियां हैं, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग उसको कहते हैं, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री करने के 2 नियम। एक नियम के अनुसार खातों को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और इसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें 3 तरह के खाते होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। 3 तरह के खाते होते हैं, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल होता है और नॉमिनल होता है। रियल अकाउंट्स में जो आए उसको डेबिट करो, जो जाए क्रेडिट करो। पर्सनल में जो रिसीवर है उसको डेबिट करो, जो गिवर है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल में एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करो, इनकम गेन्स को क्रेडिट करो। और जो मॉडर्न अप्रोच है, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक, और इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं, और इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हम ये 5 तरह से बांटते हैं। इस अप्रोच में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। इस अप्रोच में हमारे 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। वन इज एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। इसके अंदर रूल क्या होता है? एसेट्स, एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, घट रहे हैं तो क्रेडिट। ठीक है, तो वो चीजें होती है, तो ये इस हिसाब से ये चलता है। ठीक है, Yes, sir. तो लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यूज का क्रेडिट बैलेंस होता है, और इनका क्रेडिट बढ़ता है। तो ये 5 तरह के जो मॉडर्न अप्रोच है वो ये। एनी मोर क्वेश्चंस इन दिस? और यही चीजें क्लियर हो गए? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर विद इट, और बताइए, और कोई चीज? एनी मोर क्वेश्चंस? एनी मोर क्वेश्चंस ऑन दैट? अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों ने वो जो मैंने क्वेश्चन भेजा था ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से डेप्रिसिएशन का निकालना, वो आप लोग निकाल लिए? वो बन रहे हैं क्वेश्चंस, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? Yes, sir. जब हम डेप्रिसिएशन एसेट में लगाते हैं तो हमारी उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन निकालने की एक जनरल एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और जिस एसेट पे हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस एसेट को हम क्रेडिट कर देते हैं, उस एसेट से हमें कम करना होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। इससे क्या होता है? एसेट की कीमत कम होती जाती है।
और ये हम आगे फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। और ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये हमारा एक्सपेंस है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा एक्सपेंस है। इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक और दूसरी बाद में हमारी एंट्री होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन। तो आपको अभी के लिए दो एंट्री समझनी है, दो एंट्री समझनी है। अब हम इसको करते कैसे हैं, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे करते हैं और फिर आपको उनके क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो ये अगर मैं इस एंट्री को बताऊं तो जो पहली वाली एंट्री है दैट इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन द एसेट। ये एंट्री किस चीज की, डेप्रिसिएशन लगाने की। एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। और जो दूसरी हमारी एंट्री है वो है डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। ये हमें प्रॉफिट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर। तो मोटे तौर पे हमारी एक एंट्री तो ये डेप्रिसिएशन लगाने की है और ये दूसरी एंट्री जो है डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करनी है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट है तो पूछ लीजिए मेरे से। इज दैट ओके, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ 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 बोलिए। यस प्लीज, कोई कुछ कहना चाह रहा है? अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, मुझे इसको एक चीज बनानी पड़ेगी फिर मैं उसको बताता हूँ। साल के अंत में जब हम पूरे साल का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल भर के सारे एक्सपेंसेस और सारी रेवेन्यूज को लिखते हैं। तो जब हमको सारी एक्सपेंसेस और सारी रेवेन्यूज को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारे खर्चों को और मतलब सारे एक्सपेंसेस को हमें प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है और सारी रेवेन्यूज को भी ट्रांसफर करना पड़ता है। इज दैट ओके? तो इस हिसाब से हम करते हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ वो ये है। देखिए कि अब आपको एंट्रीज कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये सेकंड शीट है जो मैं भेजूंगा आपको। इसके अंदर एक डी सैंकी है जिसने एक लेथ मशीन खरीदी। लेथ मशीन एक्चुअली आपको सिर्फ मशीन ध्यान रखना है। लेथ मशीन ऐसी होती है जो गोल गोल घूमती है। अगर कभी आपने देखा उसमें लोहा घिसा जाता है, कोई पार्ट्स बनाना है लोहे के, उसको लेथ मशीन कहते हैं। तो खैर वो लेथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए मशीन बस बहुत इंपॉर्टेंट है। 40,000 की मशीन ही है, 5 साल उसकी लाइफ है। और आपको क्वेश्चन मैंने बोला है दोनों ढंग से डेप्रिसिएशन के कॉलम बनाइए, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस से। रिड्यूसिंग बैलेंस का 20% दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन 8,000 आ रहा है। तो इस 40,000 पे स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो जो एक क्वेश्चन उठा था कि सर स्ट्रेट लाइन में हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे फिक्स, तो एक समय के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो गई है क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू 0 है। 40,000 में हम हर साल 8,000 रुपए घटाते जा रहे हैं, घटते घटते आखिर में उसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम 40,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो जब 20% लगाते हैं बैलेंस का, इस बैलेंस का जब 20% लगाएंगे तो उसका 20% तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कहा जाता है ये इसके अंदर कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। 0 के नजदीक आ सकती, घटते 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 इतनी कम हो गई है कि वो पैसे में आ गई। अब 0 1 रुपए भी नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो टाइम लगेगा उतना घटते घटते, लेकिन हो सकता है। लेकिन 0 नहीं आएगी कभी, स्ट्रेट लाइन में एकदम 0 आ सकती है। ये दोनों डिफरेंस है। तो इन दोनों इस 40,000 के एसेट पे 20% से रिड्यूसिंग बैलेंस से और 8,000 रुपए 5 साल के हिसाब से स्ट्रेट लाइन से मैंने डेप्रिसिएशन लगाया। तो 5 साल बाद ये 0 हो गई और इसकी वैल्यू जो है पहले साल 8,000, फिर 6,400, फिर 5,120, 4,096, 3,276, ये डेप्रिसिएशन लगा। मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आप लोग अपनी बुक से वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, इसका एक मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती तो एक थ्योरी के अंदर आपके एक निश्चित तौर पे जिस भी बुक से पढ़े उसमें जरूर लिखा होगा
कि स्ट्रेट लाइन मेथड की तुलना में स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रॉफिट पे जो भार है वो प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है एसेट का, और रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर भार करीब करीब बराबर रहता है। हमारे प्रॉफिट के ऊपर जो बर्डन है प्रॉफिट में हम जब निकालते हैं एसेट का, वो करीब करीब बराबर रहता है, उतने नहीं बढ़ता, लेकिन स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। तो इसका मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, और मैं 100% श्योर हूँ अगर ये कहीं आपने पढ़ा होता तो ये डाउट आता जरूर आपको, ये निश्चित तौर सर बुक में ऐसा लिखा है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में ना मतलब दर बराबर रहती है और फिर डिमिनिशिंग में घटती जाती है। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये पॉइंट नहीं है, दर तो ठीक है, दर वाली बात अपनी जगह पे। मैं दूसरी चीज जो कहना चाह रहा हूँ उस पॉइंट को भी मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस का, और वो आपको मालूम होना चाहिए। जस्ट मुझे वो ओपन करके आपको किसी भी बुक से आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर अगर उस बुक के अंदर ये पॉइंट को नहीं बताया गया है तो गलत है, वो बताया ही गया होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या पॉइंट है। अच्छा ठीक है, मेरे पास वो इंग्लिश वाला भी एनसीईआरटी का डाउनलोड किया हुआ नहीं है। जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि एक उसका प्रभार जो है, प्रभार चार्ज जिसको हम कहते हैं एस प्रॉफिट पे, स्ट्रेट लाइन पे ज्यादा। अब आपको क्वेश्चन ये उठना चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जब हर साल हम सेम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो प्रॉफिट पे जो भार है वो बढ़ेगा कैसे, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन का भार हम कम करते जाते हैं, तो प्रभार समान कैसे रह सकता है। सवाल ये वाला पॉइंट है। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद इसके अंदर निश्चित तौर पे दिया होगा बट वो ढूंढना पड़ेगा। इन्होंने दोनों विधियों के अंतर के अंदर उस पॉइंट को बताया हुआ, डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने अपनी शीट में भी दिया डिफरेंस में। ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बता दिया, सीधी रेखा पद्धति कौन सी होती है, गणना करने की विधियां। इसके अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्लॉट करें तो सीधी आएगी। ठीक है, ओके, क्रमागत डिमिनिशिंग बैलेंस को इसको हम प्लॉट कर रहे हैं, तो पहले साल ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाया, दूसरे साल कम लगाया, तीसरे साल और कम लगाया, तो इसके अंदर जो है वो लाइन हमारा नीचे आ रही है, स्ट्रेट लाइन में सीधी आ रही है, उसके अंदर गिरती आ रही है। ठीक है, ये इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था डिफरेंस का, देखिए यहाँ पे एक चीज और पॉइंट कही गई है, ये दूसरा पॉइंट है जो मैं, क्रमागत ह्रास में मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस किस्त में, अथवा ह्रासमान मूल पद्धति भी कहते हैं, ह्रासमान मूल है ना, रिटन डाउन वैल्यू। इस पद्धति यह पद्धति इस अवधारणा पर आधारित है कि व्यवसाय को होने वाले लाभ संपत्ति के पुराने होने के साथ घटता जाता है। एक मशीन है, नई मशीन है, तो ज्यादा बिजनेस को प्रोडक्शन देगी, उत्पादन ज्यादा कर सकती है, ज्यादा अच्छा काम कर सकती है, उसकी चलाने की लागत कम आएगी, तो वो ज्यादा, तो उस पर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगना चाहिए। और जब वो एसेट पुरानी हो जाती है, 5 साल हो गए, तो अब वो उसका रख रखाव बढ़ जाता है, उस एसेट का मेंटेनेंस बढ़ जाता है, उस एसेट की उत्पादकता, उसका प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्शन करने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो बिजनेस को उतना लाभ नहीं दे पाती, इसलिए उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बाद वाले में कम लगना चाहिए। तो ये भी एक अवधारणा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ। इस कारण से बाद के वर्षों की अपेक्षा प्रारंभ के वर्षों में अवशरण भार के रूप में बड़ी राशि वसूल की जाती है। सो प्रारंभ के शुरू के जो वर्ष हैं उनमें डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है, अवशयन का भार जो है मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट वो ज्यादा है, और बाद के वर्षों में वो कम है। डेप्रिसिएशन पहले के वर्षों में ज्यादा है, बाद के वर्षों में कम। लेकिन यहाँ पे भी एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं आया। तुलनात्मक विश्लेषण, हाँ इसमें आना चाहिए वार्षिक में। हाँ ये देखिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका।
यह विशेषता सभी को मान्य है कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के बाद के वर्षों में मरम्मत एवं रख रखाव का व्यय बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे एसेट पुरानी हो जाएगी उसके मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा। अतः सीधी रेखा विधि के अंतर्गत स्ट्रेट लाइन मेथड परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के बाद के वर्षों में ह्रास और मरम्मत व्ययों के संदर्भ में लाभ हानि खाते पर कुल प्रभाव बढ़ता जाता है। दोनों देखिए, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, एक चीज समझिए बात, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ, उसको समझने अकाउंट्स के लिए बहुत जरूरी समझ। जैसे एक मशीन है हमारी, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी। ये मशीन रखने के लिए तो खरीदी नहीं होगी, इसको इस्तेमाल करने के लिए खरीदी होगी। और जब हम इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस मशीन से हमारा प्रोडक्शन भी हो रहा है, उत्पादन भी हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है तो उत्पादन हो रहा है, तो इस मशीन का जो खर्चा है, जो मशीन जितनी हम यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्शन लागत में हम जोड़ते जाएंगे। तो इसमें क्या क्या होगा चीजें, तो 2 तरह के खर्चे लग रहे हैं मशीन के ऊपर। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वर्ष ले लूं, ईयर्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, ये थर्ड है, 5-6 साल ले लेता हूँ बस काफी है, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, बस इतना काफी है। बाकी तो अपन जितने भी लेते जाए उतने ले सकते हैं। ये हमारे वर्ष। तो अब अगर मैं देखूं इस पूरी मशीन को इस्तेमाल करने की टोटल कुल लागत क्या है, इसमें दो तरह की लागत लगती है। एक लगता है डेप्रिसिएशन। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होगा, अगर 10 साल लाइफ मान लेते हैं, अरे यार जब इतना ही है कर ही लेते हैं, 7, 8, 9, 10 साल लाइफ। 10 साल लाइफ अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन हर साल 10-10 हजार रुपए लगता है। 10 हजार रुपए फर्स्ट ईयर, 10 हजार रुपए सेकेंड ईयर, 10 हजार रुपए से थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, 10 हजार रुपए डेप्रिसिएशन लगता है। 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 हजार डेप्रिसिएशन लगता है। लेकिन जैसे एसेट हमारी पुरानी होती जाएगी तो हमारा रिपेयर्स का खर्चा शुरू में कम आएगा, बाद में बढ़ता जाएगा। सपोज पहले वाले साल के अंदर सिर्फ 2 हजार रुपए खर्चा है डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स का, मरम्मत पे। दूसरे साल में मान लीजिए वो बढ़ के 5,000 हो गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ा देते हैं, 3,000 हो गया, फिर 4,000 हो गया, फिर 5,000 हो गया, बढ़ता जा रहा है मरम्मत का खर्चा, बढ़ता जा रहा है। तो शुरू के वर्षों में वो कम है, बाद के वर्षों में डेप्रिसिएशन का खर्चा हमारा बढ़ता है। ये क्या दिखा रहा है, अगर मैं देखूं कि मेरे प्रॉफिट में मशीन से संबंधित कुल खर्चा कितना आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं कुल खर्चा जोड़ूं कि मशीन से संबंधित कितना आ रहा है, तो ये खर्चा हमारा बढ़ता जा रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। 12, मतलब पहले साल हमने सिर्फ 12,000 रुपए मशीन से संबंधित खर्चे को प्रॉफिट से घटाया, दूसरे साल 13,000, फिर ये 14,000, फिर ये हमारा 15,000, ये तो हमारा बढ़ता ही जा रहा है। जबकि मशीन तो वही है, और जबकि मशीन पुरानी होती जा रही है तो उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है, लेकिन हमारा जो भार है लाभ के ऊपर, और लाभ जो हमारा कम हो रहा है हर साल मशीन के उस पर, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति नहीं मानते। बोले ये कोई तरीके ठीक थोड़ी, मशीन तो सेम वही है, तो भार बढ़ क्यों रहा है? भार या तो कम होना चाहिए या फिर वही रहना चाहिए, लेकिन बढ़ने का तो कोई कारण ही नहीं है। 10वें साल मशीन की वही की मशीन उतना ही काम करेगी क्या जितना पहले साल की? तो पहले साल हमने से 12,000 दिखाया आपको, लाभ में से कम किया, 10वें साल 21,000 कम कर दिया।
तो ये जो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड, ये SLM है, स्ट्रेट लाइन। और अगर यही चीज अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस से करता हूँ, तो रिड्यूसिंग बैलेंस से तो डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। अगर मैं 10% लगाता हूँ तो पहले साल 10,000 रुपए लगेगा डेप्रिसिएशन, 90,000 हो गई तो दूसरे साल 9,000 लगेगा, 81,000 हो गई तो 8,100 रुपए लगेगा डेप्रिसिएशन, दूसरे साल 7,290 रुपए लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हर वर्ष डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जा रहा है। और अगर रिपेयर्स वही की वही है, उतनी ही मरम्मत पे वह लग रहा है, रख रखाव पे उतना ही खर्चा लग रहा है जितना स्ट्रेट लाइन पे लग रहा था। इसके अंदर 2,000 है, इसके अंदर 3,000 है, तो पूरा क्या निकालना पड़ेगा। बाकी मैं, तो हम क्या देख रहे हैं, रख रखाव और डेप्रिसिएशन को दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे लाभ पर जो भार है, हमारे लाभ पर मशीन का जो खर्चे, तो कुल खर्चा आ रहा है, वो करीब करीब बराबर बना रहता है। और हो सकता है कभी किसी साल बाद में कम भी हो जाए, करीब करीब बराबर बना रहता है। हम क्या देखें, और हो सकता है मैं आगे पूरी टेबल वही निकालूं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक दोनों पद्धतियों में ये सबसे बड़ा फर्क है और ये बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए ये रिटन डाउन वैल्यू को लोग ज्यादा साइंटिफिक मानते हैं, ज्यादा वैज्ञानिक मानते हैं और इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है। अगर दोनों में चॉइस है तो दोनों में विकल्प है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करें कि रिटन डाउन, तो रिटन डाउन ज्यादा फॉलो। लेकिन अगर कहीं स्ट्रेट लाइन ही फॉलो होनी तो स्ट्रेट लाइन ही होगी, उसका उत्पादकता। लेकिन अगर कोई मशीन, अगर हम मशीन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, मशीन की बात, देखिए बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो लोग स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। माइंस पे अगर किसी के पास खान है और इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट या कॉपीराइट पे डेप्रिसिएशन लगाना है, लोग स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, वो ठीक है, सिंपल है। लेकिन मशीन पे लगाना है, गाड़ियों पे लगाना है, ठीक है, कंप्यूटर पे लगाना है, तो इस टाइप के उपकरणों पे जो डेप्रिसिएशन लगता है, वो लोग WDV ज्यादा लगाना पसंद करते हैं कि वो उसकी उत्पादकता, उस पर मेंटेनेंस बढ़ती जाती है बात के साथ। बिल्डिंग चूंकि बहुत लंबे समय तक चलती है, 50 साल तक, इसलिए लोग स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, नहीं तो बिल्डिंग पे भी WDV लगाए। तो मेरा ये कहने का है, ये आपको बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, ये आपको इसका समझ में अच्छे से आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो लाभ के ऊपर कुल भार है, उस संपत्ति से संबंधित खर्चों का, उसके अंदर रख रखाव भी आ गया और ह्रास भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, मेंटेनेंस भी आ गया। ये पूरा भार जो है प्रॉफिट पे हर साल बढ़ता जाएगा, जबकि मशीन या वो संपत्ति पुरानी होती जाएगी तो भार और उल्टा बढ़ता जाएगा। जबकि अगर ये हमारा WDV मेथड है तो लाभ के ऊपर जो प्रभार है, जो भार है प्रॉफिट पे, वो करीब करीब बराबर रह सकता है। ये एक इस पे पॉइंट था जो आपको समझाना था। एक क्वेश्चन आया है, सर एक प्रकार से इस मेथड को कंपाउंड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, यहाँ माइनस हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐड होता जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन में तो माइनस हो रही है एसेट में से, तो ये कह सकते हो कि ठीक है, समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं उसका। तो ये एक इसका बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता था। इसी पॉइंट को यहाँ पे उन्होंने कहा, यह विशिष्टता सभी को मान्य है कि, मैं फिर से इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, कि इस परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल जो उसकी लाइफ है, 10 साल हमने यहाँ ली थी, के बाद के वर्षों में 5-6 साल बाद, 4 साल बाद, 8 साल बाद मरम्मत एवं रख रखाव पर वह बढ़ जाती है। अतः सीधी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंतर्गत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के बाद के वर्षों में ह्रास और मरम्मत व्ययों के संदर्भ में लाभ हानि खाते पर कुल प्रभार बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली दोनों खर्चा प्रॉफिट में से माइनस होना है,
तो पता चला बाद के वर्षों में हम ज्यादा अमाउंट, ज्यादा राशि जो है प्रॉफिट से कम करते जा रहे हैं। दूसरी ओर क्रमागत विधि में ह्रास भार बाद के वर्षों में घटता है, इसलिए ह्रास और मरम्मत व्यय प्रति वर्ष समान रहता है। तो ठीक है, दोनों को मिला के अमान समान रहता है, क्योंकि अगर वो बढ़ता भी है तो वो सीधे रेखा पद्धति को कानून मान्यता नहीं देता, जबकि करामक ह्रास पद्धति को मान्यता देता है। तो लीगली वो मेथड आपकी ज्यादा सुटेबल है। उपयुक्तता तो अलग अलग डिपेंड करती है, उपयुक्तता अलग अलग है, कौन सी एसेट है उसके लिए कौन सा उपयुक्तता है। तो देखें यहाँ पे इन्होंने वही बात की, प्रतिवर्ष असमान अंतिम वर्षों में बढ़ता है, प्रतिवर्ष लगभग समान, किसका? ह्रास का और मरम्मत का कुल वो व्यय। टोटल 10 मेथड्स होती है होने नहीं, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारी हैं, 8-10 मेथड तो नॉर्मली आप आगे पढ़ेंगे चीजों में, लेकिन ये दो मेथड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज आती हैं, और भी अलग अलग तरह की मेथड्स हैं। उससे आगे आगे कितनी मेथड वैसे सिखाई जाती है? हाँ सर ऐसे बीकॉम वगैरह में कितनी मेथड सिखाते हैं? 7-8 मेथड सिखाते हैं। एन्युटी है, सिंकिंग फंड है, मशीन आवर है, मतलब 7-8 तो है, 7-8 जी सर। सर हाँ। एडिशनल डेप क्या होता है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, अतिरिक्त ह्रास। एडिशनल डेप्रिसिएशन माने क्या होता है कि दो परिस्थितियों में अतिरिक्त डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक डेप्रिसिएशन तब हो सकता है जब हमने वर्ष के दौरान कोई और एसेट खरीदी, हमारे पास एक मशीन थी, उसका एक हिस्सा हमने और खरीदा और मशीन को बड़ी कर दी, तो साल के अंत में जो पुरानी मशीन है उस पर तो जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो लगेगा ही, और जो अतिरिक्त खरीदी उस पर भी लगेगा। तो एक ही हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि हम जो है पद्धति बदल दें, हमें लगे कि हम जो है संपत्ति पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जो गलत है, हमें 15% का 20% का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। और इस साल हम देखो, अब ये आपके सिलेबस में नहीं, पहले तो था, आजकल हट गया, मैं फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए इस साल हमने मशीन को 3 साल तक हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, चौथे साल हमको लगता है कि डेप्रिसिएशन का जिस दर से हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो हमने गलत निकाला था, वो सही नहीं, हमने 10% से लगा रहे हैं, जबकि डेप्रिसिएशन 15% से रहना चाहिए। तो हमारे पास अब दो तरीके हैं, या तो उस साल से हम 15% लगाने लगे, एक तो तरीका ही है। दूसरा हो सकता है कुछ कह सकते हैं कि नहीं, इस साल से नहीं, हमें पिछले साल का भी एडजस्ट करना, मतलब पिछले 3 सालों में हमने 10% लगाया और 15% लगाना था, तो पिछले 3 सालों का 5% डेप्रिसिएशन जो अतिरिक्त है वो गणना की जाएगी और उसको भी इस साल लगाया जाएगा। तो इस साल लाभ के ऊपर भार ज्यादा आएगा, एक तो इस साल का 15% और पिछले 3 साल का 5% जो नहीं लगा वो भी। तो ये जो 5% पिछले सालों को जो हम लगा रहे हैं ये भी अतिरिक्त डेप्रिसिएशन कहलाता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो खरीदने की स्थिति में भी हो सकता है, हमने कोई एसेट खरीदी उस पर भी हो सकता है, हम पद्धति बदल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से WDV आ रहे हैं, WDV से स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं, और या फिर हमारा मेथड वही है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बढ़ जा रहा है, तो उससे जो भार पड़ता है लाभ के ऊपर उसको अगर हम एडजस्ट करते हैं, तो उसको एडजस्ट करने की वजह से, उसका समायोजन करने की वजह से जो अतिरिक्त प्रभाव डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हो सकता है हमें इस साल कम भी लगाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है, तो हम अगर ज्यादा लगा रहे हैं तो वो अतिरिक्त डेप्रिसिएशन कहला सकता है। सर आपने एक जनरल में वो पॉइंट बताया था कि केस बेसिस और एक्रूवल बेसिस, तो ये रोकड़ आधार और उपार्जन आधार सेम है क्या? हाँ, एक्रूवल बेसिस और उपार्जन आधार सेम, एक्रूवल बेसिस और उपार्जन आधार सेम। उपार्जन आधार और नगद आधार, कैश बेसिस और नगद आधार सेम है, और उपार्जन और एक्रूवल बेसिस सेम है। सर ये एक्रूवल बेसिस हमने वीडियो में देखा था, तो एक बार आप समझा देंगे क्या? ठीक है, इसको मैं अलग से समझा दूंगा, ठीक है, उसको मुझे अलग से समझाना रहेगा ये मुताबिक। और बोलिए, अब मैं आपसे जो चीज डिस्कस कर रहा था कि हम इसको कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं,
वो हम देखते हैं। ये ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अब हम इसके एंट्रीज कैसे करते हैं? जब हम डेप्रिसिएशन मशीनरी खरीदते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे साल के अंत में, डेप्रिसिएशन देखिए साल के अंत में लगेगा जब लाभ हानि निकाल रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर अगले साल फिर हम मशीनरी तो खरीदेंगे एक बार, डेप्रिसिएशन हम बार बार लगाएंगे, तो सेकेंड ईयर फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड ईयर फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और इस डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। फोर्थ ईयर फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर उसको ट्रांसफर, तो ये हर साल लगाते जाएंगे। तो 5 साल तक देखिए, पहले साल क्या हो रही, खरीदने की एंट्री एक ही बार होगी, मशीनरी टू बैंक, लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने की जो एंट्री है और ट्रांसफर करने की एंट्री वो हर वर्ष होती जाएगी, हर वर्ष होती जाएगी। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये दो जो एंट्रीज हैं ये प्रति वर्ष होंगी, ये प्रति वर्ष, ये हर वर्ष। ये कब तक होती रहेगी? जब तक मशीनरी का इस्तेमाल, मशीनरी चलती रहेगी, ठीक है। और इसलिए जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो मशीनरी अकाउंट आप इस ढंग से बनाएंगे। पहले साल जब हमने एसेट खरीदी तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक, फिर एंड में डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। 40,000 में 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया, बैलेंस कितना बच गया? 32,000। फिर इस बैलेंस को आप यहां से उतारेंगे इधर, फिर 32,000 पे फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,000 का, तो बैलेंस आपका आएगा 24,000। तो ये बैलेंस क्रेडिट डाउन, दूसरे साल में जो आया ये बैलेंस क्रेडिट डाउन, नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर 16,000, फिर ये 16,000 जो है ये आपका क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन हो जाएगा। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,000, फिर ये जो है आपका 8,000 बैलेंस जो है ये बचेगा। फिर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे 8,000 और फिर बाद में जब ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसके बाद एसेट के लिए 0 हो जाएगा। इस ढंग से मशीनरी अकाउंट आपको जितने वर्षों का क्वेश्चन में बोला जाएगा उतने वर्षों का बनाना है। और एक दूसरा अकाउंट भी बनाने को बोला जा सकता है, लेकिन सामान्यतः कम पूछते हैं, लेकिन अगर पूछा है तो बनाना है। डेप्रिसिएशन जब लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, और फिर इस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। फिर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, फिर इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इस ढंग से हम ये डेप्रिसिएशन लगाएंगे और उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में हम हर साल ट्रांसफर करते हैं। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा। अब सवाल उठता है, ये डेप्रिसिएशन जो मैंने यहाँ पे 8,000 लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए 8,000 लिखा है। अगर ये WDV होगा तो अलग जाएगा। आप WDV के अंदर देखिए, मैंने WDV में भी बताया, WDV में उसमें फर्क क्या है? फर्क बस ये है कि एंट्रीज तो वही है, मशीनरी खरीदने की एंट्री वही होगी, पहले साल डेप्रिसिएशन भी वही लगेगा, ट्रांसफर भी वही होगा, लेकिन बाद के वर्षों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है हमारा वो कम होता जाएगा। बाद के वर्षों में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा। तो ये पहले साल जो है डेप्रिसिएशन 8,000 लगा, दूसरे साल 6,400 लगा, तीसरे साल 5,120 लगा, फिर 4,096 लगा, 3,276 लगा, ऐसे ऐसे डेप्रिसिएशन हमारा लगता जाएगा। तो एंट्री वगैरह सेम है, बाकी डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पद्धति के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है बदलता रहे। ठीक है, तो ये बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, ये फॉर्मेट मैंने दिए थे इसी में करने के लिए, लेकिन अब तो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। आप अपनी इसकी नोटबुक के अंदर ये क्वेश्चन पूरा पहले वाला क्वेश्चन के बेसिस पे आपको सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपको करना है। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा तो मैं और क्वेश्चन आपको भेजूंगा, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने रहेंगे। अब बताइए, इसमें अंदर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।